नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बातों के विषय में है और बड़ा रोचक भी होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये हमने जाना कि हम सबका जीवन एक क्वेस्ट है, एक खोज है। हर व्यक्ति एक अपनी अपनी व्यक्तिगत खोज में लगा है, और वो खोज किसकी है? वो उसी हायर सेल्फ की है, वो उसी ओरिजिनल स्रोत सेल्फ की है, उस उच्चतर मैं की है जो मुझे इंट्यूटिवली पता है कि मैं हूं। उस मैं को ढूंढ रहे हैं हम सारे के सारे, क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर है सच्चिदानंद अवस्था। और इस सच्चिदानंद अवस्था को किस प्रकार से समझें, ये भी हमने देखा। इटर्नल एग्जिस्टेंस, ऑल नोइंग कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट ब्लिस। तो हम जो क्वेस्ट पर हैं, ये खोज उसी अवस्था की है जहां पर हमारा अस्तित्व लगातार रहे, यानी कि हमें मृत्यु ना मिले। हम सब कुछ जान ले, जो कुछ भी हमें जानना चाहिए, जिसके बाद हमें जानने के लिए और कुछ बाकी ना रहे, और ऐसी आनंद की अवस्था मिल जाए, ऐसा प्रसन्नता ऐसी मिल जाए हमें कि और कुछ पाने की इच्छा न रहे। इसी क्वेस्ट में हम सारे के सारे लोग अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रयास करते हैं, अपनी क्वेस्ट में लगे हुए हैं, वही सच्चिदानंद अवस्था ढूंढ रहे हैं। इंट्यूटिवली हमें पता है कि हाँ, ऐसी कोई अवस्था है, और इसीलिए हम सारे के सारे लोग प्रयास करते हैं। ऐसी कोई चीज जो मुझे लगता है कि है, ऐसी कोई चीज जो मैं पा सकता हूं, ऐसी कोई चीज जो मुझे पाना चाहिए, और ऐसी कोई चीज जिसे पाने की मुझ में योग्यता है, इसे मैं पा रहा हूं। यही है मेरी इंडिविजुअल क्वेस्ट, यही है मेरी व्यक्तिगत खोज। और इसी के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूं वो मैं करता हूं। लेकिन होता क्या है? मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ बनना चाहता हूं। मैं कितना ही पढ़ लूं, कितना ही जान लूं, कितना ही शोध कर लूं, लेकिन मैं ये पाता हूं कि जो कुछ भी मैं जितना भी जान लूं, इसके बाद भी ऐसा न जाने कितना बच जाता है जो मुझे नहीं पता। मैं कितना ही आनंद पाने के लिए कुछ भी जोड़ लूं, कितने भी लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लूं, लेकिन मैं ये पाता हूं कि कुछ समय के बाद मुझे खुशी की वो अवस्था नहीं फील होती, वो अनुभव नहीं आता आनंद का, जो मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेगा। या तो मिलता है पर थोड़ी देर के लिए मिलता है, या वो मिलता ही नहीं जैसे मैंने सोचा था कि मुझे मिलेगा। और ये प्रयास मैं करता रहता हूं। अचानक से इसी बीच में आ जाती है मृत्यु। प्रश्न आज का ये है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रश्न पूछना बड़ा आवश्यक है कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने के लिए। प्रश्न ये है कि यदि मैं सच्चिदानंद हूं, मेरा अस्तित्व शाश्वत है, जैसा कि हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स कहते हैं, तो फिर ये मृत्यु क्यों आती है? ये है आज का प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर जो आगे मैं आपके साथ घटनाएं, सत्य घटनाएं, रियल लाइफ इवेंट्स शेयर करने वाली हूं, इनको जानने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, एक निष्कर्ष आपको मिलेगा, एक कंक्लूजन आपको मिलेगा। तो शुरू करती हूं मैं इन बातों को आपके साथ। 3 घटनाएं हैं। पहली घटना है शांति देवी और लुगड़ी देवी की। लुगड़ी देवी मथुरा की एक महिला थीं, और इनके दूसरे पुत्र के जन्म के समय इनकी मृत्यु कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण इनके पुत्र के जन्म के 9 दिन के बाद 4 अक्टूबर 1925 को मथुरा में ही हो गई थी। इस घटना के 1 साल 10 महीने 7 दिन के बाद, यानी 11 सितंबर 1926 को दिल्ली के बाबू रंग बहादुर माथुर के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। इस बेटी का नाम शांति देवी रखा गया। ये बच्ची 4 साल की आयु तक कुछ विशेष नहीं बोलती थी, लेकिन जब 4 वर्ष की आयु में इसने बोलना शुरू किया तो बड़ी विचित्र बातें कहने लगी। ये कहने लगी कि ये विवाहित है और इसका घर मथुरा में है। इसने ये भी कहा कि इसका एक बेटा है। अपने पति का भी विवरण इसने दिया। ये भी बताया कि इसका पहला बच्चा मृत उत्पन्न हुआ था, यानी कि स्टिल बॉर्न। उसने अपनी माँ को बताया कि दूसरे पुत्र के जन्म के समय इसका देहांत हुआ था, और जिस प्रकार की सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस इस बच्ची ने बताई, वो किसी भी बच्चे के लिए जान पाना असंभव था। ये बच्ची अपने पति के विषय में बताती थी कि वो गोरे हैं, उनके गाल पर मस्सा है, चश्मा लगाते हैं, लेकिन अपने पति का नाम नहीं लेती थी। जब इसका विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो विद्यालय के सहपाठियों और शिक्षकों से भी ये यही बात कहती थी कि ये विवाहित है और इसका एक बेटा है। इसने ये भी बताया कि पुत्र जन्म के 10 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी विद्यालय के एक शिक्षक और इसके दूर के रिश्तेदार बिशन चंद्र ने इसको इसके पति से मिलवाने का प्रलोभन देकर इसके पति का नाम पूछा। इस बच्ची ने इनके कान में धीरे से अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। इस नाम के व्यक्ति को मथुरा में ढूंढकर बिशन चंद्र जी ने उनके संग पत्राचार किया और शांति देवी की बताई हुई बातों को उनके साथ साझा किया। इन सारी बातों की केदारनाथ चौबे ने पुष्टि की, और इसके बाद इन्होंने बिशन चंद्र से कहा कि इनके ही एक भाई जो दिल्ली में रहते हैं उनसे ये मिलें। बिशन चंद्र जी केदारनाथ चौबे के भाई कांजीमल से मिलने गए, और इसके बाद कांजीमल शांति देवी के सत्य की परीक्षा करने के लिए उनके घर आए।
इन्होंने अपनी पहचान छुपाई और शांति देवी को इन्होंने बताया कि ये ही इनके पति हैं। लेकिन शांति देवी तुरंत पहचान गई कि ये लुगड़ी देवी के पति नहीं बल्कि उनके पति के चचेरे भाई हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मथुरा के घर में इन्होंने कहीं कुछ पैसा किसी मटके में छुपा कर रखा है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। इन बातों को जब केदारनाथ चौबे तक पहुंचाया गया तो केदारनाथ चौबे कुछ समय के बाद अपनी दूसरी पत्नी और लुगड़ी देवी के पुत्र के साथ इनसे मिलने आए। जब शांति देवी को ये पता चला कि इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है तो ये बहुत दुखी हुई, क्योंकि केदारनाथ चौबे ने अपनी पत्नी लुगड़ी देवी को देहांत के समय ये वचन दिया था कि वो दूसरा विवाह नहीं करेंगे। जब ये सारी बातें महात्मा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने 15 सदस्यों वाला एक कमीशन गठित किया और इस कमीशन के साथ शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। शांति देवी ने बिना किसी सहायता के अपना घर ढूंढ लिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को पहचाना, अपने घर के पुराने नक्शे के विषय में इन्होंने बताया। वहाँ एक कुआं था, इन्होंने बताया। लुगड़ी देवी के पति केदारनाथ चौबे की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है, ये भी उन्होंने बताया। उस घर में लुगड़ी देवी ने जहाँ पर पैसों से भरा मटका छुपाया था, इन्होंने उस जगह से वो मटका निकाल के भी दिखाया, हालांकि उसमें पैसे नहीं थे। बाद में लुगड़ी देवी के पति यानी कि शांति देवी के पूर्व जन्म के पति केदारनाथ चौबे ने स्वीकार किया कि ये पैसा उन्होंने ही निकाला था। उस समय के एक बहुत बड़े स्वीडिश आलोचक लॉनस फ्रैन ने इस पूरे झूठे मामले को एक्सपोज करने की ठानी और वो यहाँ पर शोध करने आए। इन्होंने बहुत गहरी छानबीन की, लेकिन इनको एक ही निष्कर्ष निकालना पड़ा कि ये वाकई में पुनर्जन्म की कहानी है। शांति देवी ही पूर्व जन्म में लुगड़ी देवी थी। शांति देवी ने अपने पति केदारनाथ चौबे से बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख किया जो केवल एक पत्नी ही जान सकती थी। दूसरी कहानी है स्वर्णलता मिश्रा, बिया पाठक और कमलेश की। उत्तर प्रदेश में एक बड़े ही संपन्न बुद्धिजीवी परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ सन 1948 में और ये बचपन से ही अपने पुराने जन्म की बहुत सारी बातें किया करती थी। एक बार जब ये 3 वर्ष के आसपास थी तो इसके पिता इसे लेकर गाड़ी से कटनी कस्बे से गुजर रहे थे, जो इनके घर से 160 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। अचानक जब इनके पिता ने चालक से चाय पीने के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा तो स्वर्णलता ने कहा कि पास की गली में गाड़ी लेकर चली जाए, क्योंकि वहाँ पर इन्हें और भी अच्छी चाय मिलेगी और वहाँ इनका घर है। ये बात सुनकर इनके पिता को अचंभा हुआ और इन्होंने अपनी बेटी से और भी बहुत सारी बातें पूछी और इन बातों को इन्होंने लिख लिया। इन्होंने अपना पूर्व जन्म का नाम बताया बिया पाठक। ये भी बताया कि इनके 2 बच्चे हैं। घर का पूरा विवरण दिया। घर भी ढूंढा गया। इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास कार थी, जो कि उन दिनों में बड़ी दुर्लभ चीज़ हुआ करती थी। स्वर्णलता मिश्रा ने यह भी बताया कि बिया पाठक की मृत्यु गले में दर्द के कारण हुई और इनका उपचार जबलपुर के डॉक्टर SC भारत कर रहे थे। इन्होंने एक ऐसी घटना भी बताई जब ये किसी मित्र के साथ किसी विवाह में गई थी और वहाँ शौचालय ढूंढने में इनको बड़ी समस्या हो रही थी। पाठक परिवार और मिश्रा परिवार को एक दूसरे की कोई जानकारी नहीं थी। 1959 में बिया पाठक के पति, इनके बेटे, इनके बड़े भाई इनसे मिलने आए और पहचान छुपाकर कई और लोगों के साथ ये इनसे मिले, लेकिन स्वर्णलता ने अपने भाई को तुरंत पहचाना, अपने पति को भी पहचाना और अपने पति का नाम भी बताया, चिंतामणि पांडे, और उनको देखकर वो शर्माने लगी। अपने बेटे मुरली को भी पहचाना, हालांकि उनके बेटे ने उनसे अपनी पहचान छुपाने का बहुत प्रयास किया और अपने ही एक मित्र को इनके दूसरे बेटे के रूप में इनसे परिचित कराने का प्रयास किया, लेकिन स्वर्णलता पूरी तरह दृढ़ रही कि ये दूसरा कोई अजनबी है। स्वर्णलता ने श्री चिंतामणि पांडे को यह भी याद दिलाया कि इनके पूर्व जन्म में इन्होंने एक डिब्बे से 1200 रुपये चुराए थे और श्री पांडे ने ये बात स्वीकारी। बाद में स्वर्णलता बिया पाठक के पिता माता से भी मिली और उनसे गले मिलकर बहुत रोईं। इन्होंने वहाँ के घर के बहुत से परिवर्तन भी बताए। इन्होंने अपने भाइयों को पहचाना, एक भाभी को पहचाना, एक भाई के बेटे को भी पहचाना। बहुत सारे अजनबियों से भरे कमरे में इन्होंने बिया के देवर और एक दाई को भी पहचाना और इस दाई को उन्होंने उस नाम से पुकारा जिस नाम से उन्हें बिया पुकारती थी। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। बिया के एक भाई ने इन्हें भ्रमित करने के लिए इनसे कहा कि बिया के दांत टूट गए थे। स्वर्णलता ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया और ये भी बताया कि बिया के दांतों में सोने की फिलिंग थी, जिसे इनकी भाभीयों ने कंफर्म किया। इस तरह की बहुत सी बातों की पुष्टि होने के बाद पाठक परिवार, जो पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाला था और पुनर्जन्म जैसे किसी भी तथ्य में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, इन्हें यह मानना पड़ा कि स्वर्णलता मिश्रा ही इनकी बिया पाठक है।
इसके बाद स्वर्णलता और पाठक परिवार के बीच में संबंध जीवन भर बना रहा। पिया पाठक के भाइयों को स्वर्णलता राखी भी बांधती थीं। एक बार जब ये राखी बांधने से चूक गई तो बिया पाठक के भाइयों ने बहुत बुरा माना, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि स्वर्णलता पर 40 वर्ष से भी अधिक उनके साथ समय बिताने के कारण उनका अधिक अधिकार है बनिस्बत मिश्रा परिवार के। यहाँ तक कि जब स्वर्णलता का विवाह होने का समय आया तो मिश्रा परिवार ने पाठक परिवार की सलाह भी ली। स्वर्णलता मिश्रा ने यह भी बताया कि बिया पाठक के रूप में जन्म लेने के बाद, उस मृत्यु के बाद इन्होंने सिलहट आसाम में, जो कि अब बांग्लादेश में है, कमलेश के रूप में जन्म लिया था और वहां पर इनकी मृत्यु 9 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। जो भी विवरण इन्होंने दिया उसके आधार पर सिलहट के भौगोलिक और अन्य तथ्यों को जब मिलाया गया तो इनका ये दावा सच प्रतीत हुआ। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान द्वारा जांच में बहुत अड़चन डालने के कारण ये जांच पूरी नहीं की जा सकी, लेकिन स्वर्णलता मिश्रा जो गाने गाती थी और जिस प्रकार का नृत्य करती थी, जो कि इस जन्म में इनके लिए जानना असंभव था, उसे देखकर इनके दावे पर लोगों को विश्वास था कि ये वाकई में कमलेश थी जिनका जन्म आसाम में हुआ था। तीसरी घटना है जेम्स लाइनिंगर और जेम्स ह्यूस्टन जूनियर की। द्वितीय विश्व युद्ध में 3 मार्च 1945 को एक अमेरिकन नेवी फाइटर पायलट जिनका नाम था जेम्स ह्यूस्टन जूनियर, ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के ऊपर एक लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे और ये एक मिशन पर थे। ये लड़ाई थी इवो जिमा की। अचानक जापानी सेना ने इनके लड़ाकू विमान के इंजन में गोलियां मारी और ये गोलियां उनके इंजन में लगने के कारण विमान सीधा पानी में गिरा। जेम्स को इजेक्ट करने का या किसी भी तरह अपने आप को बचाने का अवसर नहीं मिल पाया। इस घटना के 53 वर्ष 1 महीना 1 सप्ताह के बाद यानी कि 10 अप्रैल 1998 को सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में ब्रूस और एंड्रिया लाइनिंगर के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम इन्होंने रखा जेम्स लाइनिंगर। जेम्स लाइनिंगर जब अपना दूसरा जन्मदिन मना चुका था, इसके 3 सप्ताह के बाद अचानक इसे बहुत भयानक दुस्वप्न आने लगे और इन स्वप्नों को देखते हुए ये बड़ी बुरी तरह रोते हुए चीखता था। ये अपने पीठ के बल पर अपनी चादर को हाथ पैरों से मारता हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं ट्रैप हो गया हो। और फिर ये कहता था, एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर, लिटिल मैन कांट गेट आउट। जब इन सपनों की आवृत्ति बढ़ने लगी तो इसके माता पिता बहुत परेशान होने लगे और इनकी माँ ने इनसे पूछा कि लिटिल मैन कौन है, तो जेम्स ने कहा मैं। इन्होंने ये कहा कि जेम्स ही वो था जो फंसा था उस विमान में और इन्होंने अपने एक पायलट मित्र का भी नाम बताया, जैक लार्सन। सपने में वो कुछ और भी नाम लेता था जिनमें नटोमा और कॉर्सेयर शब्द भी शामिल थे। इन सपनों के अलावा ये बच्चा जो भी ड्राइंग्स करता था उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के एयरक्राफ्ट्स की ड्राइंग्स होती थी, युद्ध के दृश्य होते थे और इसके ऐसे ऑब्सेशंस को देखकर इसके माता पिता बहुत चिंतित होते थे। इसे इन एयरक्राफ्ट्स के ऐसे डिटेल्स पता थे जो इस आयु का कोई बच्चा समझ नहीं सकता था। और तो और इसके पिता जो इसे GI जो डॉल्स लाके देते थे वो इनके भी बड़े विचित्र लेकिन वास्तविक लगने वाले नाम रखता था। एक दिन इसने अचानक अपनी माँ से कहा, मामा, बिफोर आई वॉज बॉर्न आई वॉज अ पायलट एंड माई एयरप्लेन गॉट शॉट इन द इंजन एंड क्रैश्ड इन द वाटर एंड दैट्स हाउ आई डाइड। यानी माँ, जन्म लेने से पहले मैं एक पायलट था और मेरे प्लेन के इंजन में गोली लग गई और वो प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर गया और इस तरह मैं मर गया। इन सारी बातों को जानकर इनकी माँ को ये विश्वास होने लगा कि ये ज़रूर कोई पुनर्जन्म की कहानी है, लेकिन इनके पिता को ऐसी किसी भी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और अपने संदेह को पूरी तरह से सत्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि सच क्या है, इनके बेटे को किस तरह के सपने आते हैं, इनका बेटा क्या कहता है, बल्कि इन्होंने अपनी पहचान को छुपाकर ये बताकर कि एक जर्नलिस्ट हैं और द्वितीय विश्व युद्ध की इवो जिमा की लड़ाई पर कुछ शोध करना चाहते हैं, इन्होंने उस युद्ध और उस घटना से जुड़ी हुई सारी सच्चाइयों को जानने का प्रयास किया। इस लड़ाई से जुड़े हुए अमेरिकन नेवी के सारे वेटरन से भी वो मिले, यानी कि पुराने योद्धाओं से वो मिले और सबसे बातचीत करने के बाद, हर प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपने विश्वास के बिल्कुल उलट ब्रूस लाइनिंगर को ये विश्वास करना पड़ा कि उनका बेटा जेम्स लाइनिंगर ही जेम्स ह्यूस्टन, नेवी पायलट जेम्स ह्यूस्टन जूनियर का पुनर्जन्म है। इस सच्चाई को बताते हुए इन पति पत्नी यानी कि ब्रूस और एंड्रिया लाइनिंगर ने एक पुस्तक भी लिखी है और इस पुस्तक का नाम है सोल सर्वाइवर, द रीइंकार्नेशन ऑफ अ वर्ल्ड वॉर II फाइटर पायलट। इन 3 घटनाओं में से पहली 2 घटनाओं यानी कि शांति देवी, लुगड़ी देवी और
स्वर्णलता मिश्रा, कमलेश, बिया पाठक प्रकरणों का उल्लेख और पुष्टि एक विश्वविख्यात अमेरिकन साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक इयन स्टीवेंसन ने भी की है। इयन स्टीवेंसन को अपने मनोचिकित्सक के करियर के दौरान ऐसे बच्चे मिले जो बड़ी विचित्र बातें करते थे। वो अपने माता पिता को अपने माता पिता मानने से इनकार कर देते थे। वो अपनी पहचान और नाम कुछ और बताते थे, अपना निवास स्थान कुछ और बताते थे और अपने परिवार से अपने घर जाने की जिद करते थे। इस प्रकार के केसेस को देखने के बाद इयन स्टीवेंसन पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन के सत्य पर शोध करने के लिए प्रेरित हुए। इन्होंने 40 वर्ष तक ये शोध किया नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी कि मृत्यु के समीप होने वाले अनुभवों और पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन पर। और इन्होंने पुनर्जन्म विषय पर 14 पुस्तकें भी लिखी। इनमें से ही एक पुस्तक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म की ओर संकेत करते 20 प्रकरण। इसी पुस्तक में इन्होंने स्वर्णलता मिश्रा का भी उल्लेख किया है। सन 1961 में जब स्वर्णलता मिश्रा बिया पाठक के परिवार से एक भेंट कर रही थीं तो इस भेंट के प्रत्यक्षदर्शी इयन स्टीवेंसन भी थे और स्वर्णलता मिश्रा के व्यवहार का उन्होंने इस प्रकार विवरण दिया है कि स्वर्णलता बिया पाठक के बड़ों के सामने तो बहुत गंभीर और संयत दिखाई देती थीं, लेकिन बिया पाठक के बेटों के सामने उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। वो बिल्कुल खुलकर और बिल्कुल प्यार से ऐसे बातें करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। ये बात अलग है कि उस समय बिया पाठक के बेटों की आयु 30 वर्ष से भी अधिक थी और स्वर्णलता मिश्रा केवल 10 साल की एक बच्ची थी। 40 वर्ष तक इस प्रकार के 3000 प्रकरणों का अध्ययन करने के बाद इयन स्टीवेंसन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इमोशंस यानी कि संवेग, मेमोरीज यानी कि स्मृतियां, यहां तक कि फिजिकल फीचर्स यानी कि शारीरिक विशेषताएं भी एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होते हैं। अपने शोध के आधार पर इयन स्टीवेंसन का यह विश्वास था कि व्यक्ति की कई स्वभावगत विशेषताएं, उसकी योग्यताएं, उसके रोग, आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के आधार पर पूरी तरह नहीं समझाए जा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि इन बातों को समझाने के लिए एक तीसरा घटक या फैक्टर हो सकता है पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन। तो ये जो घटनाएं हमने देखी ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात के पक्ष में कि हमारा जीवन लगातार चलता है। री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। एक ही व्यक्ति एक विशिष्ट टाइम जोन में, एक विशिष्ट स्पेस जोन में यानी कि एक समय और क्षेत्र की सीमा के अंदर एक विशिष्ट कहानी को जीने के लिए एक विशिष्ट भूमिका में आता है। कुछ समय वो उस कहानी को जीता है उस भूमिका में और फिर मृत्यु के माध्यम से वो उस भूमिका को रोक देता है। फिर कुछ समय के बाद वो किसी और समय और क्षेत्र की सीमा में आता है, किसी और कहानी को जीने के लिए किसी और भूमिका में, यानी आना और जाना, आना और जाना और बीच में ब्रेक, और ये ब्रेक ही है मृत्यु। तो आज का जो उत्तर या कंक्लूजन आपको मिलना चाहिए वो ये कि आपका जीवन वास्तव में शाश्वत है। जो सच्चिदानंद कहा गया है उसमें जो सत्य वाला आयाम है, सत्य वाला जो एस्पेक्ट है, इट्स अ ट्रूथ। तो आज के कंक्लूजन्स, मैं एक शाश्वत जीव हूं, मेरा जीवन शाश्वत है और मैं सदा के लिए अस्तित्वमान हूं। आई एम एन इटर्नल बीइंग, आई हैव एन इटर्नल लाइफ एंड आई एग्जिस्ट फॉरएवर। आज के इन निष्कर्षों को अपने मन में बहुत गहराई से जमाइए, क्योंकि आज के बाद आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, उसका आधार ये समझ होनी चाहिए कि आप एक शाश्वत व्यक्ति हैं। यू आर एन इटर्नल बीइंग। मृत्यु केवल एक ब्रेक है। आगे हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करेंगे लाइफ स्किल्स के माध्यम से, और इसी समझ को हम अंग्रेजी में लागू करते रहेंगे अंग्रेजी को सीखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।